टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में चर्चा करने जा रहे हैं जाति आधारित गणना या फिर जाति आधारित सर्वेक्षण पर। जी हां, सर्वेक्षण का रिपोर्ट आ गया है। इस प्रदेश में किसकी कितनी जातियां हैं ये भी स्पष्ट हो चुकी है। बिहार में सबसे बड़ी आबादी यादव की है। ये जनगणना में या कहें गणना में या कहें सर्वेक्षण में बातें सामने आ गई है। मतलब लगभग 13 लाख कुछ आबादी है, उसमें 14% यादव की है। सवर्णों की भी आबादी सब कुछ सामने आ चुका है। लेकिन जो सामने अभी तक नहीं आया है कि इस जाति आधारित सर्वेक्षण के आधार पर सरकार करना क्या चाहती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ जातियों की संख्या पब्लिक डोमेन में दिया गया है, लेकिन किस जाति की आर्थिक स्थिति आज़ादी के समय जो थी और आज क्या है, इस पर सर्वेक्षण में सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो फैक्ट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने छुपाई भी है, क्योंकि ये इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। वो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात बहुत स्पष्टता के साथ इस सर्वेक्षण में सामने नहीं आएगी, मतलब पूरी तौर पर। लेकिन जाति कौन कितनी है वो लगभग 100% आप कह सकते हैं कि वो चीज़ें सामने आ गई है। तो फिर होना क्या है इस रिपोर्ट के बाद? वैसे इस रिपोर्ट के बाद पिछड़ा की राजनीति करने वाले तमाम पॉलिटिकल पार्टी कि अगर भाषा की बात करें तो बहुत ही संयमित भाषा रहा है इन लोगों का अभी तक। लेकिन आने वाले समय में घमासान होना है, और जो चीज़ें चल रही हैं या जो तैयारी चल रही है वो तैयारी उसी तरफ बढ़ रहा है कि एक बार फिर से देश को मंडल की दिशा में ले जाए, क्योंकि ये आखिरी दाव है। मतलब उत्तर भारत की राजनीति में जाति आधारित राजनीति का ये आखिरी दाव हो सकता है, क्योंकि अभी तक मंडल आयोग के रिपोर्ट के आधार पर जो रिजर्वेशन दिया गया 22.5% दलित को, 27% पिछड़ों को, मतलब 49.5% अब ये आरक्षण इन लोगों को मिल रहा है। बिहार में इसकी आबादी 84%, सारी आबादी को अगर जोड़ दें तो एक राय ये भी है कि बिहार सरकार द्वारा जितनी भी नौकरियां दी जा रही हैं उस नौकरी में 84% रिजर्वेशन दे दिया जाए, जिसकी जितनी जाति उतनी नौकरी में हिस्सेदारी ये तय कर दिया जाए। एक ये भी बात चल रही है, और दूसरी बात ये चल रही है कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण है, एक बात तय मानिए कि वो समीकरण संख्या बल के आधार पर साधने की जब कभी कोशिश हुई है तो वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चली है। वो राजनीति कहीं न कहीं आकर फंस जाती है। लेकिन जो जाति आधारित राजनीति करने वाले लोग हैं उनके पास इसके अलावा और दूसरा कोई नैरेटिव अभी तक लोगों ने इजाद नहीं किया है। तो जरा पहले सुन लीजिए कौन क्या बोला है, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। तो पहले आप तेजस्वी की बात सुन लीजिए और उसके बाद नीतीश की भी बात सुनिए। फिर अखिलेश ने जो ट्वीट किया है और कहा है कि 85 और 15 का ये मतलब नहीं है कि आपस में विद्वेष फैलाने की सरकार की नीति हो। योजनाओं का लाभ कैसे लोगों को मिली, हमारी मंशा यही है। तो जिन लोगों ने ट्वीट किया है वो भी जरा देख लीजिए, और ये लोगों ने जो अपनी बात कहा है जरा उसको भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का वो हम लोगों ने किया। इसके लिए लगातार स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी, नीतीश जी लगातार लगे रहे कि ये बात जो है होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं,
और इस आंकड़े में सारी चीज़ें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग हैं, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमज़ोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। 21 में सेंसस होना था, अब तक तो सेंसस भी नहीं हो पाया, तो महिला रिजर्वेशन की तो दूर की बात है, लेकिन ये होना चाहिए। जब भी सेंसस हो हमारा ये मांग होगा, और इंडिया अलायंस का भी ये मांग रहा है, प्रमुख मांग रहा है कि जो कराया गया सर्वेक्षण, तो ये पूरा का पूरा करके रिजल्ट आया है। अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का भी एक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा, और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। और इस बीच में किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी, अब आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना। पहले तो ना भाई 10 वाला फिगर लीजिए ना, 16% और 1% से थोड़ा कम 1% अब बढ़ करके बढ़ा है ना। आप देखिए ना फिगर, उनको भी फायदा है, तो बाकी सबको लाभ मिले। किस तरह का लाभ मिलेगा? अरे इसी कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा, और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। आप उसकी चिंता मत करिए। कदम क्या होगा सर? कल मीटिंग प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना लागू कर दिया अति पिछड़ी जातियों के लिए। अति पिछड़ी जातियों की संख्या बढ़ गई, बिहार में सबसे ज्यादा है। तो आप क्या प्रधानमंत्री को काउंटर करने के लिए क्या लागू करने जा रहे हैं? सब हमको कोई पता नहीं क्या लागू किया। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़िया होगा, और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का, ये नहीं कह रहे, एक की बात हम नहीं कह रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। और बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं था, हम लोग का बात नहीं माने, तो जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाएगा क्या? आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ेगा? कहिएगा वो उचित नहीं है। कल हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा, और इस बार जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है, काम करना होगा, तो उसके बारे में राहुल गांधी देंगे। राहुल गांधी कल तक एक एक बात को रख देना जरूरी है, और उसके बाद जो कुछ भी करना होगा वो हम लोग आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी कुछ कहना ठीक नहीं, कल भर जरा सा हो जाने। देश स्तर पर मांग हो रही है, राहुल गांधी कल के बारे के बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा। सर राहुल गांधी की मांग है देश स्तर पर होना चाहिए, देश स्तर पर जातीय गणना होना चाहिए। राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं करना ना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, सब हम लोग तो आज से डिमांड कर रहे हैं, देश स्तर पर होना चाहिए। आज से हम लोग डिमांड कर रहे हैं। जरा सा हमारा पुरनका देख न लीजिए 89 का, और आप देख लीजिए तब का क्या, कितना ज्यादा हम हाउस में जब हम मंत्री थे तब भी कितना बोले थे कि होना चाहिए। तो इसीलिए समझिए शुरू से हम लोग इस बात को कह रहे हैं। सर आपके गठबंधन से ये डिमांड हो रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी में, ये डिमांड। अरे भाई यही ना, आप हमसे अभी मत पूछिए, सारा चीज जो रिपोर्ट है सबके सामने आएगा,
और रिपोर्ट आ जाने के बाद आगे सबके हित में जो भी काम करना है उसका निर्णय लिया जाएगा। सर, तो आपने सुन लिया, तेजस्वी अभी संयमित भाषा में बातों को रख रहे हैं, स्पष्टता के साथ वो नहीं रख रहे हैं कि कल की बैठक में या आने वाले समय में हम करने क्या जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने इशारों में ये बातें कह दी। लेकिन इशारों में एक और बात उन्होंने कह दी कि दलित की आबादी बढ़ी है, अति पिछड़ों की भी आबादी बढ़ी है। मतलब अगर रिजर्वेशन की बात हुई, जिसका संकेत नीतीश ने दे दिया है, तो कई इस तरह की चीज़ें कल की बैठक में हो सकती हैं जिसमें राजद कहीं असहज न हो जाए। जी हाँ, क्योंकि पिछड़ों का आरक्षण ठीक है, आप पिछड़ों का आरक्षण आप बढ़ाएं, अति पिछड़ों का भी आरक्षण बढ़ाएं और दलित का भी आरक्षण बढ़ाएं। तीनों को बढ़ाकर 84% अगर आपको करना है तो उसमें जो रेशियो आएगा सीधे सीधे तौर पर उस रेशियो पर तो विचार होगा। और ऐसे में आर्थिक रूप से संपन्नता पर भी चर्चा होगी, जिसको अभी तक नीतीश डिस्क्लोज नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि कल की बैठक में वो चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। तो पिछले 30 वर्षों में बिहार की जो पिछड़ी जातियां हैं उनके आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आया है। हालांकि वो बहुत मुश्किल है कि फैक्ट कितना आया होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक बिटवीन द लाइन समझ में आ जाएगी कि किस जाति ने की आर्थिक स्थिति क्या है। जमीन का अगर जमीन सवर्णों के पास था तो वो ट्रांसफ़र होकर किस जाति के पास गया, ये सारी रिपोर्ट कल लगभग सामने आ जाएगी। कुछ चीज़ें हालांकि बहुत लोगों ने इन चीज़ों को छुपाने का काम किया है, एक्चुअल फिगर नहीं दिया है लोगों ने। इसको लेकर जिद भी नहीं था कि आप एक्चुअल फिगर दीजिए। एक्चुअल फिगर अगर सरकार चाहे तो मोटेशन है ही, मोटेशन को अगर सख्ती से पालन कर दिया जाए तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाएगी कि एक्चुअल में ज़मीन किसका था और वो ज़मीन कहाँ अभी किसके पास है। आर्थिक रूप से भी इनकम टैक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जीएसटी वगैरह हैं, जिसके माध्यम से उनका टर्नओवर बाकी चीज़ें भी सामने आ सकती है। तो आर्थिक रूप से भी परफेक्ट डाटा अगर चाहे सरकार तो उपलब्ध करा सकती है। लेकिन उसमें पॉलिटिक्स है, जिस पॉलिटिक्स की तरफ इशारा नीतीश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कल की बैठक में होता क्या है। सभी दल के नेता उस बैठक में शामिल हो रहे हैं, उसमें तय होता है क्या। लेकिन संकेत साफ है कि नौकरी में आरक्षण बढ़ाने पर फैसला सरकार ले सकती है, क्योंकि ये पूरी गणना ही इसी पर आधारित रही है कि हम जो 10% रिजर्वेशन 15% आबादी वाले को हम लोगों ने मोदी सरकार ने दी है वो गलत है, और अगर आपने दिए हैं तो फिर हम बाकी लोगों को भी उसी तरीके का रिजर्वेशन का लाभ हम देंगे। तो सवाल ये है कि इस फैसले के बाद देखिए राजनीति किस दिशा में जाएगी कहना मुश्किल है, क्योंकि सामने वाला जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी धर्म का घुट्टी भी कुछ उसी अंदाज में पिला रखा है लोगों को। जहाँ आज देखिए ना, आज जैसे ही ये चीज़ें आई, मोदी का पहला बयान आया कि जाति ने इस देश को बर्बाद कर दिया। घबराहट स्वाभाविक है और होगी भी घबराहट, क्योंकि जिस राजनीति की शुरुआत बिहार से हो रही है वो धीरे धीरे हिंदी पट्टी में तो रंग बदलेगा। वैसे इसका असर यूपी में कितना पड़ेगा कहना मुश्किल है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो राजनीति पूरी तौर पर बदल चुकी है। वहाँ तो भगवाकरण इस कदर हुआ है कि जाति के रंग में तो अब रंग कोई दिखता ही नहीं है। जो रंग अभी बिहार में दिख रहा है वो तो इन प्रदेश में अभी तक दिखने का सवाल ही नहीं, क्योंकि पिछड़े लोग भी सत्ता में है। ये रंग तो तब चढ़ेगा ना जब सत्ता में अगड़े लोग रहेंगे। ऐसी बात तो है नहीं, इन राज्यों में वो स्थिति है नहीं। बरसों बरस से कई दशक से पिछड़ों के हवाले है, इसलिए वहाँ रंग चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए
इस राजनीति को समझिए और देखिए कि आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि जातिवादी राजनीति का ये आखिरी दाव है। अब इस दाव के सहारे इस प्रदेश में, इस देश में कितने दिनों तक सत्ता में बने रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस वक्त मंडल कमीशन लागू हुआ था, ठीक उसके चंद महीने बाद ही कमंडल की यात्रा शुरू हुई थी। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि मंडल 2 में को काट के लिए बीजेपी कौन सी रणनीति अख्तियार करती है। क्योंकि ये तय मानिए कि 2024 अब आखिरी लड़ाई, जैसे कह सकते हैं ना कि आखिरी लड़ाई है, आखिरी जिस तरह बीजेपी के लिए भी है, आर और पार। मंडल 2 मजबूती के साथ धर्म की राजनीति को टक्कर दे पाती है या फिर धर्म की राजनीति इन तमाम तरीके की राजनीतियों को हवा में उड़ा देती है। ये देखने वाली बात होगी और देश उसी पर तय होगा। क्योंकि धर्म की राजनीति भी एक हाइप पर आ चुका है और कास्ट की राजनीति एक हाइप से ढलान पर था, जिसको मंडल 2 के सहारे एक नई ऊंचाइयों देने की कोशिश हो रही है। ये बात समझिए कि ये जो चीज़ें अभी आरक्षण की जो बात बढ़ रही है, वो उड़ान के जो ढलान पर था जातिवादी राजनीति, उसको फिर से उस हाइट पर ले जाने की कोशिश जो मंडल के दौर में हुआ था। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तरीके की राजनीति के बाद प्रतिक्रिया कहाँ से कैसे आती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि सवर्ण ने चुप्पी साध ली, सवर्ण ने इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया इजहार नहीं की, तो फिर खेला होवे, और खेला होवे तो उसका प्रभाव जातीय राजनीति पर बहुत गहरा पड़ेगा। क्योंकि प्रतिक्रिया ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि सवर्ण एग्रेसिव, क्योंकि आज नौकरी के लाभ की भी बात करें, सत्ता में भागीदारी पिछड़ों का और दलित की अगर बात करें तो 85% है ही सब जगह। अब देख लीजिए, नौकरी में भी कमोबेश स्थिति यही है कि जो इनको आरक्षण प्राप्त नहीं है उनकी संख्या नौकरी में भी 10 से 15% से ज़्यादा नहीं है। 10% जो रिजर्वेशन के कैटेगरी में आ रहे सो, 5-7%, 10% जो 50 और 40 के बीच है, 40% के बीच में 10% उसमें आ जाता है, इसलिए संख्या ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर इच्छा, इन लोगों की कोशिश यही है कि इस तरीके से दिखाया जाए कि हम सवर्णों का हकमारी कर रहे हैं। कोशिश इनकी यही होगी, राजनीतिक नैरेटिव यही सेट करने की कोशिश होगी कि ये चीज़ फैले और इसका असर ग्रामीण स्तर पर जो चीज़ें धर्म की वजह से थोड़ा शिथिल पड़ गया है, या धर्म की वजह से या फिर जातीय राजनीति का जो पैमाना रहा है, उस पैमाने में अब लालू परिवार पर भी वो भरोसा नहीं रहा पिछड़ों को, और नीतीश उस राजनीति का एक हाईएस्ट जो लेवल था वहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया है। ये सारी चीज़ें भी हैं, ये देखने वाली बात होगी कि उसका कैसे काउंटर होता है। क्योंकि इसी ताक में आरजेडी है। ये ठाकुर का कमंड तालाब की बातचीत पहले जो बाजार में लाई गई, उसके पीछे भी वजह यही है, थर्मामीटर है, नाप रहे हैं कि सवर्ण कितनी दूर तक प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एक जदयू के विधायक ने ट्वीट किया है ना, डॉक्टर संजीव, कि जंगल में शेर अपनी योग्यता से राजा रहता है, संख्या बल से राजा नहीं रहता है। प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई ना, तो ये प्रतिक्रिया इस तरीके के दर्जनों लोगों की प्रतिक्रिया है, सैकड़ों लोगों की प्रतिक्रिया आई है इससे सोशल मीडिया पर। तो ये जो प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया सोशल मीडिया से ज़मीन पर भी पहुंचता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और ये जातिवादी राजनीति करने वाले लोग की कोशिश यही रहेगी कि हम इसको ज़मीन तक उतार दें, ज़मीन पर इस तरीके का विरोध हो सरकार के इस फैसले का कि हम पिछड़ों को एक साथ ला सकें। ये बड़ी बात है, लक्ष्य यही है। बयान भले ही संतुलित दिए हैं और इनको पता है कि अगर सवर्णों की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं हुई तो फिर ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। क्योंकि कई ऐसे आंकड़े हैं
जिन आंकड़ों के सहारे आने वाली राजनीति में ये भी डाटा सामने आएगा कि नीतीश कुमार के राज्य में कितने कुर्मी को नौकरी मिली है। ये भी डाटा सामने आएगा कि लालू के राज्य में कितने यादव को नौकरी मिली है। ये भी और इस दोनों के राज्य में बाकी जातियां किस तरीके से उपेक्षित रही है, ये भी डाटा सामने आएगा। क्योंकि राजनीति है, डाटा आंकड़ों के सहारे ही बहुत सारी चीज़ें खेली जाती हैं। तो यहाँ तो आंकड़ा का पूरा मास्टरमाइंड बीजेपी है ही, क्योंकि लड़ाई सामने बीजेपी इस वालों से है और बीजेपी का नेतृत्व भी पिछड़ों का ही नेतृत्व है। ये भी बात है कि बीजेपी में कोई अगरा चेहरा नहीं है जिसके सहारे वो इस नैरेटिव को सेट कर ले। वहाँ भी पिछड़ा ही चेहरा है और वो पिछड़ा चेहरा इन चीज़ों को फोकस कर सकता है कि भाई अगर नौकरी में आपने आरक्षण दिया है तो 30 वर्षों में आपने क्या किया है, आप सत्ता में थे, किनको लाभ पहुंचाया है, किन किन को लाभ पहुंचा है। इसलिए ये चीज़ें भी चलेंगी। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जातिवादी राजनीति का ये आखिरी दाव सफल होगा कि नहीं होगा, ये इतिहास में गर्त में है। लेकिन इस दाव से बीजेपी घबराई हुई है, ये साफ आज मोदी के बयान से लग रहा है। और अब देखना ये है कि ये चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं, क्योंकि कल की बैठक ने क्या होना है, कैसे होना है, नीतीश कुमार ने संकेत साफ तौर पर दे दिए कि कल की बैठक में हम सभी चीज़ों को सामने रख देंगे। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार जिस मुस्कान के साथ बातों को कह रहे थे, निशाने पर सवर्ण हो ऐसा दिख नहीं रहा था। निशाने पर पिछड़ा राजनीति को भी कुछ एक नई ट्विस्ट देने की तैयारी में नीतीश है, ये संकेत साफ है। क्योंकि नीतीश ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस उन्होंने दलितों पर किया है। तो जो दलित का राजनीति जो आबादी है, आबादी से तो ज़्यादा हालांकि उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। अगर आप देखें संख्या बल की बात करें तो जो आंकड़े हैं 19% है, लेकिन नौकरी में तो वो ज़्यादा है, 21% से 22% है, 22-22.5% वो नौकरी में है। लेकिन हमें लगता है कि जो चीज़ें नीतीश चाह रहे हैं कि वहाँ भी आबादी, अगर मान लीजिए कि बात आबादी की होगी तो पासवान के साथ साथ राम भी उनके लगभग पैरेलल होंगे। पासवान की संख्या नौकरी में दलितों में सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ें कई बार आ चुकी हैं। तो वहाँ पासवान की राजनीति को जैसे नीतीश महादलित के सहारे उन्होंने काट दिया, कमोबेश नौकरी में भी इस तरीके की चीज़ें चलेंगी, ये संकेत नीतीश दे रहे हैं। इसी तरीके से पिछड़ों में भी और अति पिछड़ों में भी, पिछड़ों के तुलना में जो अति पिछड़ों की जो आबादी ज़्यादा है उसको लेकर भी एक अलग तरीके की आरक्षण नीति तैयार कर सकते हैं नीतीश कुमार, जिसके सहारे जो दबंग पिछड़ा है उनको कंट्रोल किया जा सका। ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि आप अगर जाति आधारित जनगणना पर सिर्फ जिस जाति की जितनी आबादी है उतना आरक्षण आप दे रहे हैं तो 14% आरक्षण तो आपको यादव को देना पड़ेगा। और ये मजबूती से वो बातें रख सकते हैं, क्योंकि दलित की आबादी अगर बढ़ी है या पिछड़ों की अति पिछड़ों की आबादी बढ़ी है तो इस आधार पर जब आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो फिर यादव का 14% है तो उसकी हिस्सेदारी तो 84% में 14% होनी चाहिए। और जैसे ही ये 14% पर विवाद होगा तब तो कुर्मी को तो 2% समथिंग नौकरी होनी चाहिए। ये भी तो मांग होनी चाहिए ना। जब आबादी पर आप जब कह रहे हैं कि 15% आबादी को 10% आरक्षण मिल रहा है, तो जो इस प्रदेश में जिसकी आबादी 2 पॉइंट समथिंग है उनको कैसे इतने नौकरी में वो रहेंगे, उनकी भी तो नौकरी की हैसियत तय होगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके सहारे हर पॉलिटिकल पार्टी जो एक अलग अंदाज में नैरेटिव को सेट करने में लगे हुए हैं। वो है ना कि घड़ा को एक जगह लाने की कोशिश हो रही है कि घड़ा को एक जगह हम व्यवस्थित करें, लेकिन ये डर है कि वो उसमें से कोई एक घड़ा भी अगर ठीक से नहीं रखा जा सका
तो फिर सारे घर एक साथ भरभरा कर गिर जाएंगे। ये भी सच्चाई है। इसलिए ये मंथन बहुत आसान नहीं है। ये भी समझने वाली बात है कि इस संख्या बल के सहारे आप राजनीति के केमिस्ट्री को साध लेंगे, ये बहुत आसान बात नहीं है। और ये आसान बात नहीं होने की वजह से ही चीज़ें कुछ अलग अंदाज में कल के बाद आपको दिखे, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि सब कुछ आप जो कैलकुलेशन करते हैं, जिस तरीके से आप सोचते हैं, जो प्लान करते हैं, ठीक उसी तरीके से चीज़ें, रिजल्ट भी उसी तरीके से आए। आप मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि परिणाम उसी तरीके का निकले। इसलिए मंडल 2 में कैसे चीज़ों को समाहित किया जाए, अगर जातीय आधारित जनगणना पर जो जातियों की संख्या जितनी प्रतिशत उतनी आरक्षण की अगर बात हुई, तब तो खेला होवे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। कोर्ट तो अलग बात है, कोर्ट तक तो चीज़ें जिस तरीके से पहुंचेंगी वो अलग बात है, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी इन चीज़ों की को लेकर क्लैश उत्पन्न होगा अगर सवर्ण खामोश रहता है तो। नहीं तो सवर्ण अगर सड़क पर उतरा, जो जिसकी इच्छा या जिसको लेकर ज़्यादा आग्रही आरजेडी है, तो फिर तो खेला होवे। प्रदेश 95 की तरफ लौटेगा, ये तय है। लेकिन अगर सवर्ण चुप रहा, वैसे कुआं का ठाकुर या ठाकुर का कुआं के सहारे जिस तरीके से समाज का लिटमस पत्र टेस्ट किया गया है, वो टेस्ट जता रहा है कि बहुत ज़्यादा इस आरक्षण के सहारे सवर्ण समाज को उद्वेलित करने की स्थिति में फिलहाल जातिवादी राजनीति करने वाले पॉलिटिशियन नहीं हैं। और एक खतरा ये भी है कि अगर पिछड़ा और अति पिछड़ा में डिवीज़न हुआ और सवर्ण पूरी तौर पर एक साथ होकर जातिवादी पार्टियों के खिलाफ खड़ा हो गया, तो यूपी में कई बार ये प्रयोग हो चुका है। और उस प्रयोग का ही नतीजा है कि आज योगी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में सारे समीकरण बदल जाएं बिहार के 2024 में ही, तो ये कहना अचंभित करने वाला नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। जो चीज़ें मोदी के खिलाफ, रोजगार, बेरोजगार, आर्थिक स्थिति को लेकर जो माहौल बन रहा था, उसके खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो उनका रवैया रहा है, उसको लेकर जो आक्रोश लोगों में पनप रहा था, वो आक्रोश एमॉन्ग द कास्ट था। कास्ट कहीं से भी बैरियर नहीं था। लेकिन अगर इस तरीके की राजनीति मुखर हुई, तो फिर ऐसे लोग जो कास्ट की वजह से नहीं, संवैधानिक संकट की वजह से, संवैधानिक जो खेल चल रहा है, संविधान को बदलने की खेल चल रहा है, उसकी वजह से जो मोदी के खिलाफ गोल बंद हो रहे थे, सोशल मीडिया से लेके गांव तक, वो लोग प्रभावित हो सकते हैं इस राजनीति से। इसलिए इसमें एक बड़ा खतरा है कि जो जातीय गोलबंदी के सहारे नीतीश या लालू 2024 को साधना चाहते हैं, वो गोलबंदी अगर उल्टा पड़ गया, तो फिर ये तय मानिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये तमाम क्षेत्रीय दल का सब कुछ कहते हैं ना, मिट जाना, मिट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये इनका आखिरी दाव है। और ये जो आखिरी दाव है, इस दाव का परिणाम 91 वाली हो, 90 वाली में हो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी सबकी नज़र है, देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि इस राजनीति के सहारे लालू परिवार जो साधना चाहते हैं या नीतीश जो साधना चाहता है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। और यही फ़र्क बाद के दिनों में पिछड़ों के अंदर एक बड़े विवाद का कारण बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए 2024 काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो जातीय जनगणना के बाद जो चीज़ें होने जा रही हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में
मोदी जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, उस धर्म की राजनीति के लिए भी ये राजनीति महत्वपूर्ण है। मतलब चारों तरफ से इस देश में जिस नैरेटिव की को लेकर अभी तक राजनीति होती रही है, वो तमाम नैरेटिव की परीक्षा 2024 में होनी है। ये जातीय सर्वेक्षण के सामने आने के बाद नीतीश के बयान से ये साफ झलकने लगा है।